हेलो एवरीवन, यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए हैं हम। पहले क्या क्या किया है? फोर्स, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? काफ़ी चीज़ें चाहिए आपको पुरानी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय आर। Angular velocity omega is equals to d theta by dt. Angular acceleration alpha is equal to omega by dt. Relation between linear and angular velocity v equal to omega r. ठीक है, linear और angular acceleration में a equal to r alpha. Centripetal acceleration ac is equal to v square by r या omega square r कह सकते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स जिसका फॉर्मूला निकलता है mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल्स टू f बाय आर। ये सब हमें पता होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर नहीं पता है तो पुराने वीडियोस देखो। चलिए, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। तो जब आपका एक व्हीकल एक कर्व्ड रोड के ऊपर जा रहा है तो उसको चाहिए होती है कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा, जब वो कर्व पे राउंड लेता है तो व्हील्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो कर्व्ड पाथ को छोड़ के स्ट्रेट लाइन पाथ को लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किसके बीच में? व्हील्स और रोड के बीच में। ये जो व्हील्स की टेंडेंसी है ना कि रोड को छोड़ दें और स्ट्रेट लाइन पाथ ले लें, यानी कि कर्व्ड रोड को छोड़ के स्ट्रेट लाइन पाथ ले लें, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रोकती है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये एक एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हमने कंसीडर किया कि एक कार, ये हो गई कार। ठीक है, ये कार जो है ये मूव कर रही है कर्व्ड रोड के ऊपर जिसकी स्पीड है v। ठीक है, और इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? तो सबसे पहला वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रही है। ठीक है, अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, यानी कि r इक्वल टू हो गया mg। ठीक है, अगर इस कार को रोड पे रहना है तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है शुड बी लेस देन इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर बाय r शुड बी लेस देन इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि अगर आपकी सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा हो गई फ्रिक्शनल फोर्स से तो सेंटर की तरफ चली जाएगी और व्हीकल आपका जो है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, यानी कि रोड पे मूव नहीं कर पाएगा। एफ की जगह पे हमने लिखा म्यू आर, फिर हमने आर की वैल्यू रख दी। तो यहां से मेरे पास निकलता है v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। अगर मैं v की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो आती है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन मूव विदाउट स्किडिंग। ठीक है, यहां से पता चला कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ कर्व पे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, यानी कि म्यू पे। ठीक है, अब आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी हमने देखा कि वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ कर्व पे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज करेगी जब आपका रोड स्मूथ हो जाता है, टायर्स घिस जाते हैं या रोड गीला होता है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल सोर्स, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रिलायबल फोर्स नहीं है सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। तो बेटर ऑप्शन क्या है? हम क्या करते हैं, जो आपका कर्व्ड रोड है उसकी जो कर्व्ड एज है उसके आउटर एज को हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स, द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड above the inner edge is called banking of roads। तो हमने एक कार लिया जो कर्व्ड रोड पे, ये हो गया कर्व्ड रोड। इसमें हमने क्या किया कि ये आपका आउटर एज को हमने रेज किया हुआ है। ठीक है,
ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गई हमारी कार। ठीक है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? पहला वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस ओ ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रही है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। अब हमने इसी डायग्राम को थोड़ा एनलार्ज करके बनाया, बस कार नहीं बनाई है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। तो वेट आ गया, आर आ गया, एफ आ गया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल यहाँ भी थीटा होगा। ठीक है, हमने आर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, आर कॉस थीटा जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स है, और दूसरा आर साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल एंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोड है। ठीक है, सिमिलरली एफ को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा। एफ का पहला कंपोनेंट निकलेगा एफ कॉस थीटा विच इज हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोड, दूसरा निकलेगा एफ साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब कंटिन्यू करते हैं इसी को। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, यानी कि आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, हमने एफ की जगह पे म्यू आर लिखा। ठीक है, तो हमारे पास आया आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते, जो निकलता है एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। चलिए, now the horizontal component of F and R provide the centripetal force, यानी कि F cos theta and R sin theta की बात हो रही है। ठीक है, so R sin theta plus F cos theta is equals to mv square by R। अगेन हमने F की जगह म्यू आर लिखा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से R sin theta प्लस म्यू cos theta इक्वल टू mv square by R था, R की वैल्यू रखी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो निकलती है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा जी आर अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है आर एच एस में उसे कॉस थीटा से डिवाइड किया, या ये कह सकते हैं दोनों में से कॉस थीटा कॉमन निकाला, एक ही बात निकलती है। तो ये निकलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा होल इंटू जी आर। यहाँ से मुझे v की वैल्यू निकलती है आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा द होल इन अंडर रूट, और आई कैन से टू द पावर ऑफ 1/2। और ये है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड। चलिए अब बैंकिंग ऑफ रोड पे डिस्कशन करते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए फ्लैट और अनबैंक्ड रोड इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, और बैंक्ड रोड पे ये निकलती जो अभी निकाला था। तो क्लियरली एक बात तो है कि बैंक्ड रोड पे वेलोसिटी आपकी ज़्यादा निकलेगी। अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, यानी कि आपका बैंक रोड परफेक्टली स्मूथ है, तो उस सिनेरियो में म्यू एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। उससे आपका वी नॉट निकलता है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। इस स्पीड पे आपका कोई फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, और कोई वियर एंड टियर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि आपका h हो गया हाइट ऑफ आउटर एज ऑफ रोड अबाउ द इनर एज, b हो गया ब्रेड्थ ऑफ द रोड। ठीक है, तो टेन थीटा कितना निकलेगा? टेन थीटा आपका निकलेगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला है ये। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या था? वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये यहाँ से निकला था और यहाँ निकला ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एच बाय बी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, h जो होता है बहुत कम होता है b से, सो बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को सिर्फ बी स्क्वायर ही लिखा तो h अपॉन बी आ जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर
without reducing the speed and without bending toward the center of the circular path. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? चलिए, हमें v गिवन है, उसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, r गिवन है और म्यू गिवन है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्किडिंग क्या होगा? v max इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। सारी वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 1.714 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। वो v max से तो ज्यादा ही है, तो भाई साइकिलिस्ट स्लिप कर जाएगा अगर वो टर्न लेगा तो। अगर उसकी वेलोसिटी इससे कम होती तो वो स्लिप नहीं करता। Question number 2. An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? Okay. V given है, थीटा गिवन है और हमें पता है tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सारी वैल्यूज रखी तो इससे R निकलता है 14,925.37 मीटर, या हम कह सकते हैं 14.92 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3. A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 newtons? ठीक है भाई, तो m गिवन है, r गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, जिसे हमने क्या किया? रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो उसमें हमने वैल्यूज रखी तो ओमेगा निकलता है 4 पाई बाय 3। ठीक है, यूनिट लिखना चाहो तो रेडियन पर सेकंड आती है इसकी यूनिट। टेंशन, टेंशन होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा यहाँ पे, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अच्छा उसमें हमने वैल्यूज रखी सारी तो टेंशन निकलती 6.57 न्यूटन्स। ठीक है, अच्छा अब हमें बोला मैक्सिमम टेंशन जो है दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, हमसे स्पीड पूछी थी यानी कि v निकालना है। मैक्सिमम टेंशन कितनी है? 200, m 0.25, r 1.5, तो इससे हमें v निकलता है 34.64 मीटर पर सेकेंड। Question number 4. A ball of mass 100 grams is suspended by a string 40 centimeter long, keeping the string taut. The ball describes a horizontal circle of radius 10 centimeter. Find the angular speed. M given है, L given है, R given है। चलिए डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ स्ट्रिंग की, ये हमने बॉब लगाया जो कि 100 ग्राम्स का था। फिर ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका रेडियस हमने कहा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा जब परपेंडिकुलर होगा तो उसके लिए, तो ये परपेंडिकुलर लिया हुआ है। एंगल हो गया थीटा, पॉइंट्स नेम किए हुए हैं हमने। टेंशन हो गई स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, अब हमारा टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला निकलेगा टी कॉस थीटा और दूसरा निकलेगा टी साइन थीटा। वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg। ठीक है, इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाय आर, और हम कह सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो 1 और 2 से लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, v की जगह ओमेगा आर लिख दिया, तो ये हमारे पास कितना निकलता है? टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हमने ट्राइंगल लिया ओ ए बी। इस ट्राइंगल में ओ ए अगर निकालना चाहूं तो वो होगा अंडर रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हुई है, तो उसमें हमने वैल्यूज रखी तो ओ ए निकलता है 10 अंडर रूट ऑफ 15 मीटर्स। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा?
AB अपॉन OA। AB is 10, OA अभी निकाला 10 अप इंटू अंडर रूट 15, तो टेन थीटा आ गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट किया तो यहां से ओमेगा निकलता है 5.03 रेडियन पर सेकेंड। चलिए, टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन। क्या क्या पढ़ा हमने? मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच कार कैन मूव विदाउट स्किडिंग, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। ऑन ए बैंक्ड रोड वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी या एच बाई बी, ये भी हमने डिराइव किया था। चलिए, टाइम फॉर द असाइनमेंट। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं, तो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद क्वेश्चंस को ट्राई करो और फिर चेक करो कि देखो तुम्हारे और मेरे आंसर्स मैच करते हैं या नहीं। चलिए, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of its extreme position और दूसरा at its mean position? ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी तो बॉब क्या करेगा? सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल करेगा। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल है उस आर्क के, यानी कि वो ये यूं मूव कर रहा होता है ना, ये तो इसके टेंजेंशियल जा रही है। ठीक है, अगर आप बॉब को कट करोगे मीन पोजीशन पे तो वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ लेगा। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओनली, क्योंकि वर्टिकली तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ लेगा। A train runs along an unbanked circular track of radius 30 meter at a speed of 54 km per hour. The mass of the train is 10 to the power of 6 kg. What provides the centripetal force required for this purpose? The engine or the rails? What is the angle of banking required to prevent wearing out of the rail? So centripetal force is provided by the lateral thrust of the rail on the wheels of the train। यानी कि सिंपल भाषा में किससे मिल रहा है ये हमें? आपका इंजन से मिल रहा है। दूसरे पार्ट के लिए टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, वैल्यूज रखी तो इससे हमें थीटा निकलता है 10 इनवर्स 0.75 या 36.87 डिग्रीज। Question number 3. A 70 kg man stands in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter rotating about its vertical axis with 200 revolutions per minute. The coefficient of friction between the wall and his clothing is 0.15. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly removed? ओके, मास गिवन है, आर गिवन है, म्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में। ठीक है, नाउ द सेंट्रिपिटल रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि R इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से मिल रही है। ठीक है, जब आपका फ्लोर रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो मैन है ये आपका वॉल ऑफ द ड्रम से स्टिक कर जाएगा, तो जो इसका वेट है जो एक्टिंग कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो बैलेंस होगा फ्रिक्शनल फोर्स से विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वेट डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में अपवर्ड जाएगी। ठीक है, यानी कि F इक्वल टू एम जी, तो मैन गिरेगा नहीं कब तक? जब तक F इज लेस देन म्यू आर। F की जगह एम जी आ गया, म्यू आर की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो यहाँ निकलता है G इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू G अपॉन म्यू आर। तो मिनिमम अगर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ G अपॉन म्यू आर, वैल्यूज रखी तो निकलता है 4.71 रेडियन पर सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अ डिस्क रिवॉल्व्स विद द स्पीड ऑफ 33
1/3 revolutions per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of friction between the coins and the record is 0.15, which of the coins will revolve with the record? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो R गिवन है, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया, म्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी है, उसे हमने रेवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट किया। लेट m बी द मास ऑफ ईच कॉइन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, वैल्यूज पुट की तो निकलती है 3.49 रेडियन पर सेकेंड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू आर, म्यू की जगह mg रखा, फिर वैल्यूज रखी तो हमारे पास निकलता 1.5 into m, that is the mass, and the unit of force is newtons. ठीक है। The coil can only revolve when its force of friction is greater than or equal to the centripetal force provided by the rotation of the disc, otherwise it will slip. याद है ऐसा ही हमने किया था जब हमने वेलोसिटी निकाली थी, वहां हमने कहा था mv²/r should be less than equal to the force of friction। ठीक है, तो वही बात यहाँ आ रही है। तो कॉइन प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर, तो सेंट्रिपिटल फोर्स निकालते हैं एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, कितना निकलता है 0.49 m एंड द फोर्स इज इन न्यूटन्स। ठीक है, सो आपकी सेंट्रिपिटल फोर्स इज लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो कॉइन रिवॉल्व करेगा। सेकेंड केस देखते हैं। अब यहाँ पे है आपका 14 सेंटीमीटर यानी कि 0.14 मीटर, सेंट्रिपिटल फोर्स निकालते हैं, कितनी निकलती है 1.7, जो कि आपका 1.5 से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि कॉइन रिवॉल्व नहीं करेगा। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद, एंड थैंक यू टू यू पीपल फॉर वॉचिंग। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।